नमस्कार। हम सभी मुंशी प्रेमचंद के नाम से परिचित हैं, जिनका जन्म बनारस में 1880 में हुआ और उनकी मृत्यु 1936 में हुई। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर में संकलित हैं। आज हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, बड़े भाई साहब। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े और 3 क्लास मुझसे आगे हैं। मैं छोटा, वो बड़े। उनकी उम्र, मेरी उम्र 9 साल और उनकी उम्र 14 साल है। लेकिन हम दोनों के बीच में 3 कक्षाओं में का ही अंतर रह गया। बड़े भाई साहब का मानना है कि वो हर काम का बुनियाद मजबूत हो तो उसका भवन मजबूत होगा। शायद इसी कारण वो एक कक्षा में बार बार पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बार बार वो असफल हो जाते हैं। भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील हैं, हरदम किताब खोले बैठे रहते। दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताबों पर चित्र बनाया करते हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका कुछ अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। भाई साहब 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और मैं 5वीं क्लास में। उनकी रचनाओं को समझना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। ये लेखक, ये जो छोटा भाई है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। 1 घंटा किताब लेकर बैठना इसके लिए पहाड़ के समान है। मैदान में आ जाता है, खेलता कूदता है, कभी कंकड़ी उछालेगा, गेट पे चढ़ेगा, और जब वापस अपने हॉस्टल में जाता है तो भाई साहब का एक ही प्रश्न होता था, तुम कहाँ थे? और लेखक हमेशा चुप रहता था, और इसका अर्थ है उसने अपराध स्वीकार कर लिया। बड़े भाई साहब उसे तरह तरह से उपदेश देते थे, तरह तरह से शिक्षा देते थे कि अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जिंदगी में ऐरा गहरा नत्थु खैरा भी अगर अंग्रेजी सीख ले तो फिर बात ही क्या है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, और तुम्हें घमंड आ रहा है, तुम सारी उम्र घूमते रहते हो। अगर तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बितानी है, माता पिता का पैसा बर्बाद करना है, तो अच्छा है गांव चले जाओ, गुल्ली डंडे खेलो। और ये सुनने के बाद लेखक आंसू बहाने लगता। छोटे भाई के पास कुछ बताने के लिए, अपनी सलाह कुछ देने के लिए कुछ था ही नहीं। और भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे। रोज तरह तरह की बातें, तरह तरह के उपदेश, उदाहरण इसको दिया करते थे ताकि छोटा भाई पढ़ाई कर ले। लेकिन छोटे भाई को मूर्ख रहना मंजूर था, मेहनत से चक्कर आ जाता। लेकिन जब बड़ा भाई बहुत जोर डालता तो एक टाइम टेबल बनाता, और उस टाइम टेबल में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल होता, जिसमें पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। घर आकर के थोड़ा सा टहलना, घर अर्थात हॉस्टल में आकर के टहलना और फिर पढ़ाई करना। टाइम टेबल बना लेना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात है। जब लेखक को खेलना पसंद है, पढ़ाई कम पसंद है, और खेलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी, तो निश्चित तौर पर है टाइम टेबल की अवहेलना होनी शुरू हो जाएगी। जैसे वो अपने कमरे में पढ़ता और उसे कहीं दिखाई देता कोई बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे हैं, तो फौरन छोड़ करके वो वहां पहुंच जाता, और उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता, खेलता रहता। और जब लौट कर आता, भाई साहब से बचने की कोशिश करता, और भाई साहब उसे डांटते। यह सिलसिला पूरे वर्ष चलता रहा। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब जो 3 साल का अंतर था वो 2 साल का ही बचा। एक बार को तो मन में आया कि कहूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मैं मजे में खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। लेकिन मेरे भाई साहब बहुत उदास थे। मेरा मन नहीं करा कि उनके जले पर नमक छिड़कूं। लेकिन अब मैंने अपने मन में सोच लिया कि अगर उन्होंने कभी मुझे टोका तो मैं कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो अव्वल आ गया। भाई साहब को भी समझ में आ गया, जो मेरे रंग ढंग थे उन्होंने समझ लिया, लेकिन कोशिश उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी। एक दिन क्या हुआ कि लेखक
सुबह गुल्ली डंडा खेल करके लौट कर आया, खाने का टाइम था। लेखक को जैसे ही भाई साहब ने देखा, उन्होंने एक ही बात कही, भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम कौन थे? रावण ने घमंड किया तो उसका क्या हाल हुआ, शैतान ने घमंड किया तो उसका भी नामो निशान नहीं बचा। और इस तरह के घमंड से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। शाही रूम भी कहीं नहीं रहा। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं जहां बड़ा लिखा। और भाई साहब ने इसी के माध्यम से उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया, रटने की व्यवस्था पर व्यंग किया कि जब मेरी क्लास में आओगे तो समझ में आएगा इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना, जब बादशाहों के नाम के आगे पहला, दूसरा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ लिखा होगा। हेनरी 7वें की जगह आपने हेनरी 8वां लिख दिया तो आपका उत्तर गलत हो गया, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ज्योमेट्री में अ ब ज है और आपने अ ज ब लिख दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। यह बताता है कि बच्चा को समझना नहीं है, केवल रटना है, और रटंत का ही नाम शिक्षा है। रेखा पर लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना होगा। अब दुगना हो चौगना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, आप याद करेंगे, लिखेंगे, सही लिखेंगे तभी आप सफल होंगे, अन्यथा नहीं। हिंदी विषय में कह दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। 2 या 3 वाक्य में कोई भी समझ सकता है कि समय महत्वपूर्ण है, उसको अपनाना है, समयबद्ध तरीके से हम काम करेंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन 4 पेज से कम लिखा तो कोई अंक नहीं मिलेगा, कम अंक मिलेंगे। 4 पेज लिखो और संक्षेप में लिखो, यही शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग है। तो ये कहा कि आप अभी भी मेरे कहने से नहीं मानते हो, लगातार खेलने में समय बर्बाद करते हो, तो एक दिन तुम पछताओगे। इसी बीच स्कूल जाने का समय था तो लेखक को लगा आज मेरा छूट गया, पता नहीं मुझे कब तक उपदेश देते रहते। और मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ाई मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। लेकिन फिर भी गया नहीं और कोशिश ये करने लगा कि भाई साहब से सामने ला। 1 साल और निकल गई। ऐसा संयोग, छोटा भाई पास, बड़ा भाई फेल। लेखक ने ऐसा नहीं था कि बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी शब्द चाटा नहीं, पढ़ा। और बड़े भाई साहब जो थे वो 10 बजे रात तक पढ़ते थे और सुबह 4 बजे तक शुरू हो जाते थे, लेकिन फिर भी फेल हो गए। जब परिणाम आया तो भाई साहब रोने लगे, लेखक भी रोने लगा, उसकी खुशी आधी हो गई। अब दोनों भाइयों के बीच में केवल 1 क्लास का अंतर रह गया। छोटे भाई के मन में एक विचार आया, यदि भाई साहब इस साल में फेल हो गए तो अगले साल से उन्हें डांटने का कोई अधिकार नहीं बचेगा, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में आ जाए। इधर भाई साहब भी कुछ नरम हो गए थे, बहुत बार उन्होंने डांटा भी नहीं, और इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक, उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। अब वो ज्यादातर खेलता था और उसको ये लगता था कि मेरा भाग्य बहुत बलवान है, मैं जब चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं पास हो जाऊं। और एक नया खेल शुरू कर दिया, कनकौवे उड़ाने का। एक दिन शाम का समय था, हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए लेखक जा रहा था। सामने से बड़े भाई साहब आ गए और उन्होंने जैसे ही देखा डांटते हुए बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढीले के कौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुछ लिहाज भी नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो, 8वीं क्लास में आ गए हो, अपनी पोजीशन का तो ख्याल रखो। और एक वो समय था जब 8वीं पास लोग बड़ी बड़ी नौकरी करते थे, संपादक बन जाते थे, नेता हो जाते थे, विद्वान लोग थे, और तुम क्या कर रहे हो? एक कनकौवे को लूट रहे हो। आज तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता हूं, संभव है कि अगले साल मैं तुम्हारे बराबर, हम दोनों एक क्लास में पढ़ो, हो सकता है उसके बाद तुम और आगे निकल जाओ। लेकिन ये समझ लेना, मुझे डांटने का अधिकार है, और ये अधिकार अनुभव का है, और जो उम्र का है उसकी दूरी आप दूर नहीं कर सकते। कभी भी किताबें पढ़ने से समझदारी नहीं आती है। हमारे माता पिता ने भी कोई विशेष पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हम लोग दोनों उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनको नहीं मालूम होगा इतिहास में क्या है, विदेश की शासन व्यवस्था कैसी है, लेकिन
बहुत सारी बातें ऐसी हैं वो हमसे आगे। कोई भी घटना होगी वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। और दूसरे हमारे हेडमास्टर साहब जो एमए पास हैं ऑक्सफोर्ड से, लेकिन वो भी अपने घर का बजट नहीं चला पाते। उनकी बूढ़ी माँ जब घर आई, उनका बजट बनना शुरू हो गया। माताजी ने प्रबंध हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये घमंड मत करो कि तुम मेरे पास क्लास पास हो आ गई है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम वो काम करोगे, ऐसा नहीं है। और ये भी साथ में कहा कि अब मेरे कहने से नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पिटाई भी कर सकता हूँ, और थप्पड़ दिखाया। आज पहली बार बड़े भाई ने शारीरिक दंड देने की बात की। यह सुनकर के लेखक को लगा कि वाकई मेरा भाई मेरा बहुत ध्यान रखता है, वाकई वो मुझसे बड़े हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और इस तरह की घटना यदि कोई करता है, यदि कोई मुझे इस तरह से डांटता है, तो ये उसका कर्तव्य है। भाई साहब अपने उत्तराधिकार का प्रयोग करते हुए लेकिन उत्तरदायित्व का भी प्रयोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? अगर बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य मेरे से रहे। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ गुजरा और बड़े भाई साहब ने उसकी डोर लूटने के लिए उछलकर पकड़ ली। तो इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि हमें पढ़ाई और खेल में ध्यान रखना होगा। यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि छोटा भाई बराबर खेलते हुए कक्षा में पास कैसे हो रहा है, और बड़ा भाई पास होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी कक्षा में पास क्यों नहीं होता है? सीधा सा उत्तर है, बड़ा भाई साहब केवल पढ़ाई करता है और छोटा भाई पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है। कभी भी पूरे पाठ में यह नहीं आया कि उसने पढ़ाई नहीं की या क्लास बंक की। क्लास में पढ़ा, ध्यान से पढ़ा और घर पर आकर गृह कार्य किया। हर समय नहीं पढ़ा। यही अच्छी शिक्षा पाने का उचित तरीका है। इसलिए बड़े भाई साहब पाठ में हमें ये सिखा दिया गया कि हमें खेल और शिक्षा में संतुलन स्थापित करना होगा, तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।